Hello students, today we are going to discuss about some salient features of Indian Constitution जिन्हें हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के तौर पर जानते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे संविधान को दूसरे संविधानों से यूनिक बनाती हैं और कहीं ना कहीं हमारे संविधान को एक वर्चस्व प्रोवाइड करती हैं। भारत का संविधान वैसे तो बोला जाता है कि बहुत बड़ा संविधान है और रिटर्न संविधान है, लेकिन इस संविधान के पीछे जिन्हों संविधान निर्माताओं की क्या अवधारणा रही है, उन्होंने क्या सोचकर इन फीचर्स को ऐड ऑन किया है और ये फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफरेंट बनाते हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं सेलिएंट फीचर्स की, तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको एक फॉर्म में दिया हुआ है कि हमारा डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर्स चलता है। तो हम एक एक करके इन सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि संविधान एक्चुअल में बनना कब स्टार्ट हुआ। देखिए, जब भी हम संविधान बनने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इस असेंबली का जो गठन किया गया था वो 1946 में किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इस संविधान सभा का काम ही था कि भारत के संविधान का निर्माण करना। बहरहाल इसने बहुत सारे काम किए और बहुत सारी इसकी बैठकें भी हुई। पहली बैठक का क्वेश्चन पूछ चुके हैं तो ये याद रखेंगे, 9 दिसंबर को हुआ था पहली बैठक 1946 में। और इसके बाद जब ये प्रोसेस बहुत लंबा चला और अंत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने एक संविधान को एक्सेप्ट किया, जो कि 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया। ये किसने एक्सेप्ट किया? संविधान सभा ने। तो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा, उस टाइम पीरियड के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो पूरा समय आप याद रखेंगे। पूरा समय लगा है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इतने दिनों का टाइम लगा है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। और अंत में इसको एक्सेप्ट करने के बाद एक लागू करने की भी डेट होती है। तो कम इनटू इफेक्ट कब से आया है अगर मैं बात करूं तो ये 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। इस डेट को आप सब ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। उसके साथ ही संविधान बनना स्टार्ट हुआ। 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ। इसको एक्सेप्ट किया किसने? संविधान सभा ने। और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कितने वर्ष का समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तो उस समय पर हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद जिसको बोला जाता है, 395 अनुच्छेद थे। अगर मैं यहाँ पर अनुसूचियों की बात करूं तो उस समय पर 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां जिसको हम शेड्यूल कहते हैं। और उसके साथ ही अगर मैं भाग की बात करूं, कितने भागों में बांटा था, तो हमने 22 भागों में बांटा था। ये उस समय का सिनारियो है, 1950 की मैं बात बता रही हूँ आपको। अगर मैं अभी के सिनारियो की बात करूं, 2023 की बात करूं, बिल्कुल करंट की अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ लगभग 270 अनुच्छेद हो चुके हैं अब। और भाग की बात करूं तो अब हमने इसको 25 भागों में बांट दिया है और टोटल 12 अनुसूचियां अब इसमें शामिल हो चुकी हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा एक इनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको एक थोड़ा सा बताया है बैकग्राउंड कि क्या होता है, किस तरह से होता है और कैसे संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाना स्टार्ट किया। आगे की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर हमारे संविधान का है, इट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ये वर्ड यहाँ पर उलझाने वाला है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमने एक किताब में लिख के रख दिया है इसलिए रिटन है, बाकी सब जगह लिखा हुआ नहीं इसलिए उन्होंने अनरिटन है। रिटन का मतलब ये होता है कि एक बार जो चीज लिख चुकी है उसमें बहुत जल्दी चेंजेस हम नहीं कर सकते, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। रिटर्न का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमने इस तरह से कंपाइल्ड फॉर्म में रखा हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कि अब आगे आने वाले समय में हम बहुत जल्दी जल्दी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इट इज नॉट सो फ्लेक्सिबल बट नॉट सो रिजिड एट द सेम टाइम। बहुत कठोर भी नहीं है और बहुत लचीला भी नहीं है हमारा संविधान। किन्हीं किन्हीं चीजों में हम इसमें थोड़ा सा लचीलापन दे देते हैं, बट कुछ चीज ऐसी हैं जिस पर हमको स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखना होता है और उन चीजों को हमने रिजिड रखा हुआ है यहाँ पर। अनलाइक
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा रिजिड है और ये ही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल यूके है। और अमेरिका का बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका ने ही निकाला था। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अब रिटर्न तो है, लिखने में तो टाइम लगा। मैंने अभी बताया आपको 395 आर्टिकल्स बनाए थे उस समय पे, तो 395 आर्टिकल्स बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये उस समय ही बहुत लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन था और अब तो 470 हो गए, 500 अराउंड पहुंच ही जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये बहुत लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिजाइन किया गया है। कारण क्या हुआ इसका लेंदी बनने का? तो सबसे पहले कारण अगर मैं आपको बताऊं तो एक होता है जियोग्राफिकल कारण, है ना। आपने देखा होगा भारत का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा होने के साथ हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन और जात पात, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। ट्राइबल पीपल भी रहते हैं, बहुत ऊंचे तबके का व्यक्ति भी रह रहा है, बहुत निम्न तबके का व्यक्ति भी रह रहा है, मध्यम श्रेणी का व्यक्ति भी रह रहा है। बहुत अलग अलग तरह से डाइवर्सिटी यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो उस हर एक ग्रुप को कहीं ना कहीं एक ऐसा हमें संविधान बनाने की आवश्यकता है कि हर एक ग्रुप को टैकल करने की उसमें क्षमता हो। तो हमने हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है, इसलिए हमारा लेंदिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी, हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बनाया है। ऑलरेडी 1935 का जो एक्ट था वो बहुत बड़ा था। तो जब उसका हमने 50% लिया हुआ है, जब वो इतना बड़ा था उससे हमने कुछ पोर्शन लिया, 55% भी लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन तो बनके तैयार होगा। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है। और तीसरा कारण है, हमने यूनियन और स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, हमारे लिए यूनियन और स्टेट के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है वही सब जगह चलता है ना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमने इसको लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा। आगे बात करते हैं। इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। अब देखिए ये सोर्सेज जो होते हैं ना, पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सोर्स से हमने इसको लिया हुआ है। इसमें देखिए क्रिटिसिज्म भी पनपता है, क्रिटिसिज्म की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कॉपीड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। तो अब हम मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बहुत अच्छी बात कही गई है तो उसको अडॉप्ट करना क्या कॉपी हो जाता है? हम भी बहुत सारी चीजें देखिए ना, हम जब कोई नोट्स मेकिंग का काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे तुरंत टाइप करते हैं और जहां से हमको अच्छा मटेरियल मिलता है वहां से उसको अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। बहुत बारी हम कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको अपने वर्ड्स में भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस शब्द के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है जिसको बोलते हैं रैनसैकिंग। रैनसैकिंग, ये वर्ड आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलेगा। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी नहीं की, हमने रैनसैकिंग की है। क्यों की है? क्योंकि हमने उसमें से कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है, हमने उसके अच्छे फीचर्स को अपनाने की कोशिश करी और अपने रूप में उसको ढालने की कोशिश करी है। ये किया हमने, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करने वाला यहाँ पर काम नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब कहाँ कहाँ से क्या क्या बोरोड हुआ है, इस पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज का क्वेश्चन अक्सर पूछने में आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपने कहाँ से ली है, तो हमने यूएसएसआर से ली है। हमने जर्मनी से नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन लिया हुआ है। अगर मैं बात करूं डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अगर बोले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया हुआ है हमने। हम यूएसए की बात कर सकते हैं, हमने इम्पीचमेंट प्रोसीजर लिया हुआ है, हमने जुडिशियल रिव्यू प्रोसीजर लिया हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 55% डेटा तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। उसमें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑलरेडी चीजें थी, तो वो हमने एज इट इज ली हुई है क्योंकि वो भारत के लिए ही बना था। तो इस तरह से सोर्सेज से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा पढ़ लें, है ना। अब बात कर लेते हैं हम प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए प्रियम्बल वो चीज है जो हर एक बुक के आगे आपको मिलेगा, है ना। आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी की आपकी जितनी भी बुक्स हैं फ्रॉम क्लास 6 to 12, भाई मैं केवल 6 to 12 की बात कर रही हूँ, वहां पर प्रियम्बल, क्योंकि तब बच्चों को समझ में आता है ना प्रियम्बल होता क्या है, एक नया नया इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो वहां पर प्रियम्बल बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था, अब तो नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन प्रियम्बल बच्चों को याद होता था, एक इस तरह का कंसेप्ट चलता था पहले स्कूलों में।
तो प्रियम्बल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अगर मैं बोलूँ प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल एक तरह से जैसे कि हम कोई किसी भी चीज की समरी लिखते हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी समराइज किया है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी विशेष चीजें ली हैं, उसको समराइज करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल इसका बताऊं, तो जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है प्रियम्बल, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सब साथ हैं कहीं ना कहीं, हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। तो ये जो शब्द है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये ही कहीं ना कहीं सेलिएंट फीचर्स को दर्शाते हैं। यहाँ बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बारे में हम जब प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे तो बारी बारी से पढ़ेंगे किसमें क्या दिया है। हमने लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड करी, हमने इक्वालिटी प्रोवाइड करी, हमने फ्रेटर्निटी की बात करी हुई है यहाँ पर, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बात कर दी है जो हमने केवल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो यहाँ पर ये दर्शाता है, मतलब एक तरह से ये आत्मा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो ये पहले ही बता देता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस चीज की बात करी हुई है, और आगे चल के हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीजों के बारे में ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो ये प्रियम्बल हमारे संविधान का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। आगे बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो डेमोक्रेटिक का मतलब मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि हर एक व्यक्ति को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किस तरह से कर सकता है, या तो वो इलेक्शन लड़ सकता है या फिर वोट कर सकता है ना, सारी चीजें उसके पास है। ऐसा कोई नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आप वोट देने नहीं जा सकते, ऐसा कभी नहीं होता। आप देखिएगा वहां पर बिल्कुल इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, एक लाइन होती है ना, जब भी आप वोट देने जाते हैं एक लाइन में लगते हैं सब। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की लाइन अलग रही है, पुरुषों की अलग लगेगी, SC ST वालों की अलग लगेगी, कुछ नहीं है वहां पर, कुछ नहीं होता, इस तरह की भेदभाव नहीं होता है ना। तो हमने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों अपनाया है इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि इंडिया डाइवर्स नेशन है और हमको हर एक व्यक्ति की सोवरेनिटी को ध्यान में रखना है। उसके लिए हमको डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए भी अपनाई जाती है क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा हैं तो लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन डेमोक्रेसी कहलाता है। तो यहाँ पर जब लोग ही इतने ज्यादा हैं तो कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेटिव हम वहां पर चुनकर भेज देते हैं, और वो उन लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब एक मीडिएटर, एक मध्यस्थता का काम यहाँ पर हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। तो हम एक हर एक वर्ग को कहीं ना कहीं टैकल कर पाते हैं, हर एक वर्ग के लिए हम कुछ ना कुछ सही काम कर पाते हैं, जिसके लिए हमने अपने संविधान का निर्माण किया है, इसलिए तो हमने इसको इतना लेंथीएस्ट बनाया है। अब एक बात होती है इंडिया एज अ रिपब्लिक, अभी हमने प्रियम्बल में देखा वहां पर रिपब्लिक वर्ड यूज किया गया, तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि देखिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लिया है वो हमने बेशक वहां से यूके से लिया हुआ है, लेकिन वहां यूके में क्या हमने देखा है, वहां पर मोनार्क चलता है, या फिर वहां पर राजा और रानी का शासन जो हमने पढ़ा था ना उस तरह से चलता है, राजा रानी का शासन चलता है वहां पर, उस तरह से चलता है। हमारे यहाँ पर इस तरह का नहीं है, हमारे यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट किसको हमने बनाया हुआ है, प्रेसिडेंट को बनाया हुआ है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट तो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ही है, लेकिन हमने यहाँ पर मोनार्क की जगह किसको नियुक्त किया है, हमने प्रेसिडेंट को नियुक्त किया है। अब मोनार्क का क्या काम है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहेगा, और जब तक वो जिंदा है तब तक वो रहेंगे, उसके बाद उनकी नेक्स्ट पीढ़ी एक नेपोटिज्म टाइप के यहाँ पर चलेगा। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, इसको हम नियुक्त करके भेजते हैं ना 5 साल के लिए, प्रत्यक्ष चुनाव हम नहीं करते, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन 5 साल का इनका टर्म होता है, और ये डायरेक्टली तो इलेक्ट होके नहीं आते, इनडायरेक्टली इलेक्ट होके यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इंडिया एक रिपब्लिक नेशन है, क्योंकि इसको अगर ये अपना प्राइम मिनिस्टर चुन रही है तो उसके ऊपर जो हमने शक्ति रखी हुई प्रेसिडेंट वो भी चुन रही है इनडायरेक्टली फॉर्म में, है ना। आगे बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए इस पर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ है पहले चलकर कि इंडिया फेडरल है कि यूनियन है ना। यूनियन ऑफ स्टेट हमारे जो आर्टिकल आप 1 देखेंगे उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ऑलरेडी लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर यूनाइट करके अलग अलग स्टेट्स को हमने यूनाइट करके इकट्ठा किया हुआ है। फेडरेशन हम क्यों नहीं कह रहे हैं, फेडरल का मतलब ये हो जाएगा कि बहुत
मतलब एक सुप्रीम अथॉरिटी है ना, सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। फेडरेशन में ये होता है कि सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो जाता है। हमने वैसा नहीं रखा हुआ है, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो फेडरेशन है, लेकिन इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। कुछ हद तक इसको क्वासी फेडरल का दर्जा दिया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज क्वासी फेडरल, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ना तो वो पूरा यूनियन है और ना ही वो फेडरल है। कुछ फीचर फेडरल के भी है, कुछ फीचर्स यूनियन के भी हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना। आगे बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति को, भारत के हर एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल दर्शा रहा है। वो ये कह रहा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसलिए था कि लोगों को कुछ अधिकार दे सके। कॉन्स्टिट्यूशन का गठन ही इसलिए किया गया था कि हम लोगों को अधिकार प्रोवाइड कर सकें कि आप अब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन नहीं है, आपके पास कुछ, हमने स्वतंत्रता प्रोवाइड करी है आपको, कुछ अधिकार आपको प्रोवाइड किए है ना। तो यहाँ पर बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right of freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies। ऐसे करके हमने कुछ राइट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर मैं इनके आर्टिकल्स की बात करूं तो इसका थोड़ा सा आप आर्टिकल ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल हमने 12 से लेकर 35 तक में इसकी बात करी है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में हमने बात करी हुई है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल राइट्स रखे। अब देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में रख दी हमने। हमने पहले फर्स्ट आर्टिकल, अभी हमने जिक्र किया यूनियन ऑफ स्टेट की बात करी, फिर आर्टिकल 2 में हमने किस तरह से मिलाना है स्टेट्स को, उसके बारे में हम बात करते हैं। और आर्टिकल 3 में डायरेक्टली हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करी। हमने क्यों करी है इतने जल्दी फंडामेंटल राइट्स की बात, क्योंकि यही वो चीज है जो एक नागरिक चाहता है अपने संविधान से। जब संविधान लोगों के लिए हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको लोगों को ध्यान में रखना है। इसलिए हमने यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ऐसे 6 राइट्स जो है वो लोगों को प्रोवाइड किए हैं। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, फिर एक अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके तहत अब ये केवल 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी वाला इससे हमने हटा दिया गया है, उसको हमने लीगल राइट बना दिया हुआ, वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, काउंट नहीं होता है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। अब देखिए राइट्स दिए जाते हैं जो, वो कैसे होते हैं, जस्टिशिएबल होते हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। जस्टिशिएबल का मतलब है अगर कोई आपके राइट को वायलेट करता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना। ये सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ताकत है कि वो रिट जारी कर सकता है। और अगर वही मैं बात करूं हमारे हाई कोर्ट की, तो उसका आर्टिकल 226 है जिसके तहत वो रिट जारी कर सकता है। तो ये याद रखेंगे, जस्टिशिएबल मतलब आपके अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हमारे ये अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज्यादा मानती है ना। तो कोर्ट बोल देगा कि अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो केस आपके पक्ष में है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, लेकिन कोर्ट को लगना चाहिए ना कि हाँ आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि, देखिए फंडामेंटल राइट्स हमको प्रोवाइड किए गए हैं हमारी सहूलियत के लिए। अब बोला है राइट टू फ्रीडम, मतलब आपको आ, या मैं अगर बोलूं कि राइट टू स्पीच, अगर मैंने इसी के अंतर्गत एक दिया हुआ है कि राइट टू स्पीच, स्पीच ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनाप शनाप बोलने लगो, है ना। अनाप शनाप बोलोगे तो जाहिर सी बात है ना, वो आपको गिरफ्तार करने आएंगे। आप बोल नहीं सकते कि मेरे राइट का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि कुछ एक बाउंडेशन लगाना भी जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर है कि आप अपना प्रोफेशन चुनने का अधिकार रखो। प्रोफेशन चुनने का अधिकार है सबको। अब कोई व्यक्ति चोर बनना चाहता है, तो क्या ये उसको अधिकार हम प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ भाई चोरी करो, बहुत अच्छी बात है? ऐसा नहीं कर सकते। तो हमको कुछ बाउंडेशंस लगाना भी वहां पर जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जितने भी बाउंडेशन है वो कौन लगाता है, वो भी कोर्ट लगा के देता है। तो जस्टिशिएबल है लेकिन नॉट एब्सोल्यूट है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बाउंडेशंस हैं, उन बाउंडेशंस के अंदर आपको अधिकार दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं। ये देखिए फंडामेंटल राइट्स हर एक आर्टिकल में कौन सा आता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देखिए हमको राइट्स दिए गए हैं, लेकिन उन राइट्सों का ऐसा है कि वो आपको संविधान ने दिए हुए हैं, लेकिन आपको उसके अतिरिक्त एक अच्छा सिटीजन बनने में आपको कौन कौन सी चीजों का पालन करना है। आप भी तो देश के लिए उत्तरदायी है ना। अगर देश आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप भी उसके लिए उत्तरदायी हैं। तो आपको कौन कौन सी चीजें करना, वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है।
ठीक है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, और लेकिन ये ऐसा है कि नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है। अगर कोई, ये आप माने या ना माने आपके ऊपर है, लेकिन आपको प्रोवाइड की गई है कि ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो आपको थोड़ा सा इसको मान लेना ही अच्छी बात होती है, एक अच्छे नागरिक का संकेत है। अब आ जाता है हमारे पास डीपीएसपी। देखिए डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक ग्रास रूट लेवल की बात करी थी, वो हमने डीपीएसपी से ही लिया हुआ था। डीपीएसपी कुछ नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए है ना। गवर्नमेंट को ये डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आप कुछ सोशल और इकोनॉमिक काम कर रहे हो, तो आपको किस किन चीजों को ध्यान में रखकर उनको इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल शब्दों में, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, तो उनको कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के पॉलिसी बनानी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात होती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ राइट्स की हमको जरूरत होती है, जो डायरेक्टली हमको संविधान ने नहीं प्रोवाइड किए हैं, लेकिन उसने गवर्नमेंट से कहा है कि आप जो पॉलिसीज बना रहे हो, आप उनको इन सारी चीजों को लेकर इंक्लूड करके ही बनाओ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों के पक्ष में आपको बात करनी है। और ये देखिए, प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिसी, पॉलिसी जो स्टेट बना रही है उसके लिए कुछ डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करते हैं, कि ये डायरेक्टिव्स हैं, आप इन इन चीजों को ध्यान में रखकर बना लीजिए, है ना। तो ये कुछ बेसिक लॉज होते हैं, ऐसा ही समझ के चलिए। आप आगे बात करते हैं। इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। सोशलिस्ट टाइप के कुछ प्रिंसिपल, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लिबरल प्रिंसिपल्स होते हैं। जो मैंने आर्टिकल 40 आप लोगों को पढ़ाया था, पंचायती राज वाला, है ना, वो गांधीयन प्रिंसिपल पर ही बेस्ड था। इसमें यूनिवर्सल सिविल कोड भी आ जाता है ना। बहुत सारे जैसे कि यूनिवर्सल सिविल कोड लिबरल वाले में आ जाता है, और इक्वल वेजेस, ये सारी चीजें है ना, ये इसी में आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसमें बीच बीच में संशोधन भी हुए हैं, तो जब हम डीपीएसपी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आप बस अभी ये ध्यान रखें कि एक स्टेट को कुछ डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करते हैं कि पॉलिसी मेकिंग आपको इस तरह से करनी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने यूके से इस फॉर्म को लिया हुआ है, और इसमें हमने यूके में जिस तरह से मोनार्क या राजा रानी का शासन होता है, उसकी जगह पर हमने यहाँ पर अपना प्रेसिडेंट बिठाया हुआ है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में वही है, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव की बात होती है। एक नॉमिनल हेड होता है और एक हमारा रियल हेड होता है, ये आप सभी जानते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बात की जाती है। और हमारे यहाँ पर लोकसभा एक लोअर हाउस होता है यूनियन पार्लियामेंट का, और उसके एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है सारे कामों के लिए, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं। ये हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिस तरह से हम बात करते हैं ना। बेसिकली जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का हेड आ जाना चाहिए। फिर हमारे पास कुछ ये आना चाहिए कि मेजोरिटी पार्टी विन करती है, वो भी हमारा एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही कंसेप्ट है। फिर यहाँ पर डुअल मेंबरशिप का भी एक कंसेप्ट आता है कि आप अगर देखिए, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था ना, कि अगर आप कोई मिनिस्टर बनते हैं या आप किसी सीट पर चुनकर आते हैं, तो फिर आपके पास 6 मंथ का टाइम होता है कि आप लोकसभा या राज्यसभा का की वो अध्यक्षता ले लें, है ना। लोकसभा या राज्यसभा की मिनिस्ट्री में आप शामिल हो जाए। ठीक है। तो एक मतलब मेंबर आप वहां के बन जाए, लोकसभा या राज्यसभा के आप मेंबर बन जाए, मेंबरशिप आप ले ले वहां की। तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ये सारी चीजें, फीचर्स आपको पता होने चाहिए। फिर अगर मैं बोलूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर का, जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी आपको, तो देखिए हमेशा विवाद इसी में चलता है, फेडरल है कि यूनियन है। देखिए कुछ फेडरल फीचर्स भी है हमारे। फेडरल फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि दो गवर्नमेंट है ना, टू गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट कैसे, एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एक हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो गई। ये मैं आपको फेडरल के फीचर्स बता रही हूँ। फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं भारतीय संविधान में। एक हमारे यहाँ बाय कैमरलिज्म है। बायकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे पास लोकसभा भी है, हमारे पास राज्यसभा भी है। ठीक है। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है इसमें कहीं ना कहीं, कि हमने अलग अलग शेड्यूल्स, अगर अब मैं बात करूं शेड्यूल 7 की, तो उसमें हमने अलग अलग लिस्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 तरह की, जो मैं आपको बताया था, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, और एक कॉनकरेंट लिस्ट होती है ना। तो इस तरह से 3 अलग अलग लिस्टों के बारे में मैंने आपको बताया था। ये डिवीजन ऑफ पावर, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है हमारे पास। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का बस नहीं चलता है, वो जो डिसीजन दे देती है वो सर्वमान्य हो जाता है।
ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट का फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट कैसे हो गई हमारी? हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली वही सारी नीतियों का निर्धारण करती है, फिर स्टेट बारी बारी से उसको जो भी करना रहता है वो करती है। ठीक है, मेन काम यूनियन गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पर है। फिर सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, इसका भी कंसेप्ट है हमारे यहाँ पर। गवर्नर, ये बहुत विवादास्पद रहते हैं हमेशा, गवर्नर है ना, ये यूनिटरी में आ जाते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भेजे हुए जाते हैं ना स्टेट्स के ऊपर ध्यान रखने के लिए। तो ये भी एक तरह से बोल रहे हैं कि आप सारी चीजें अपने हाथ में लिए हो, मतलब आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। ऑल इंडिया सर्विसेज जो हम लोग सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी के थ्रू, आईएएस आईपीएस, ये सारे जितने भी रहते हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। वो भी बोल देते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करके भेज रही है तो वो भी बोल देंगे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो फीचर्स हमारे यहाँ फेडरल के भी फॉलो होते हैं, यूनिटरी के भी फॉलो होते हैं, इसलिए हमको क्या बोला गया है? क्वासी फेडरल बोला गया है। और किसने बोला है ये पूछ लिया जाता है, केसी वियर ने बोला हुआ है कि इंडिया क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब क्यों है ये मैंने आपको बता दिया कि हमने फेडरल के कौन से फीचर्स लिए हुए हैं, हमने यूनिटरी के कौन से फीचर्स लिए हुए हैं। आगे बात करेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहले 21 वर्ष थी एज वोट देने की, फिर उसके बाद घटा के उसको 18 वर्ष कर दी गई। ये देखिए 18 वर्ष, तो 18 वर्ष और उससे ऊपर का जो भी व्यक्ति है रिस्पेक्टिव ऑफ रेस कास्ट, वो वोट देने का अधिकारी होता है। हर एक व्यक्ति को, हर एक रजिस्टर्ड वोटर को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो रजिस्टर्ड वोटर्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इलेक्शंस में वोट दे। मैन वुमेन जो भी है सबको इक्वल राइट्स है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप। भारत में कैसी सिटीजनशिप है? हम भारत के नागरिक हैं। हमारे आधार कार्ड जो बनता है उसमें लिखा रहता है वी आर इंडियन, है ना, ऐसा करके लिखा हुआ है। हम भारतीय हैं बस। हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अनलाइक यूएसए, यूएसए में कैसा रहता है कि जितने भी स्टेट्स रहती हैं आप स्टेट के भी नागरिक हैं, तो स्टेट की आपकी अलग चलती है, जैसे कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल नब्रास्का या कहाँ से भी, तो वहां के हैं आप, और उसके बाद यूएसए के हैं, तो वहां पर डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है यूएसए में। हमारे यहाँ पर नहीं चलता, हमारे यहाँ पर सिर्फ भारत के नागरिक हैं, ये वाला कंसेप्ट चलता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो देखिए मैंने आपको जुडिशियल सिस्टम पहले भी बताया हुआ है, थोड़ा सा फिर से एक बार बताऊंगी कि जुडिशियल सिस्टम में हमारे यहाँ देखिए इस तरह से होती है, और एक अपेक्स बॉडी होती है जो एक जगह जाके देखिए मिल रहे हैं ना चीजें। अपेक्स बॉडी कौन सी है हमारी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या रहता है? हमारा हाई कोर्ट रहता है, और हाई कोर्ट के नीचे हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं वो काम करते हैं। तो इसमें यह है कि सबकी रूल बुक सेम है, ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट अलग रूल बुक यूज कर रहा है, हाई कोर्ट अलग करता है, सुप्रीम कोर्ट अलग करता है, ऐसा नहीं है हमारे पास। इसलिए बोला गया इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। और सबसे अपेक्स बॉडी यहाँ पर कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आप हार गए, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट में आप केस हार गए, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो फिर आप नहीं जा सकते कहीं, लेकिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच के आप जीत भी जाए, ये चांसेस भी है ना। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का एक फॉर्म है कि आप अपने से ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकते हो, और भारत के हर एक नागरिक को यहाँ पर प्रावधान है कि आप अपील कर सकते हो। अभी पीआईएल का भी कंसेप्ट आ चुका है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोगों के हित के लिए भी मतलब वही है कि लोगों के हित के लिए अगर किसी के आपको समझ में आ रहा है कि अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब तो पीआईएल ऑनलाइन भी फाइल होने लगी है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ चुका है अब, है ना। आगे बात करते हैं अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, और ये जो अमेंडमेंट होता है यहाँ पर निर्धारित होता है कि भारत का संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, दोनों है। रिजिड कैसे है? हमको किसी किसी चीज को संशोधित किसी में संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है, तब वो पास होता है। और कहीं कहीं तो हमको स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट का कंसेंट भी लगता है, और किसी किसी चीज में सिंपल मेजोरिटी है। कोई कोई चीज जो है, कोई कोई अमेंडमेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाते हैं, इसको बोला है फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी शो कर रहा है
और साथ ही साथ रिजिडिटी भी शो कर रहा है। तो भारत का संविधान दोनों चीजों का मिश्रण है, ये आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। तो जो जुडिशियल रिव्यू होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फीचर है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक प्रधान बनाता है कि कहीं अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो आप उसके सिटीजन और गार्डियन हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो आपको अगर समझ में आ रहा है, स्वतः संज्ञान बोल सकते हैं हम इसको, स्वतः संज्ञान। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो आप स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, आप खुद लोगों के लिए बात कर सकते हैं। आपको कहीं समझ में आ रहा है चीजें सही नहीं चल रही, किसी ने रिट आप पीआईएल दायर नहीं करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खुद लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो वो तुरंत बोल सकता है, तुरंत डिसीजन दे सकता है। जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसके पास, ठीक है ना। और कभी किसी की नियुक्ति हुई, वो गलत ढंग से हो गई, तो आप जुडिशियल रिव्यू का की शरण ले सकते हैं कि आप इसको रिव्यू करके बताइए कि सही है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि हमको पता है ना कि तीन जो ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, जो तीन ऑर्गन की हम बात करते हैं, एक हमारी वही होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका, और एक होती है न्यायपालिका। तो विधायिका अपना काम कर रही है, कार्यपालिका अपना काम कर रही है, इसने नियम बना दिए हैं, इनको लागू करने का काम कार्यपालिका कर रही है। लेकिन कभी गड़बड़ी भी कर सकते हैं ये लोग, है ना, ये भी गड़बड़ी कर सकते हैं कि या तो इन्होंने नियम सही नहीं बनाए या इन्हें लागू सही नहीं किए। तो उस केस में रिव्यू का आपको ऑप्शन मिलता है, आप कहाँ जाएंगे, न्यायपालिका के पास में जाएंगे। न्यायपालिका बताएगी कि नियम सही नहीं बने थे कि लागू सही नहीं हुआ था, किसकी गलती है, वो बताने का काम न्यायपालिका का है। फिर आता है बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, संविधान की मूलभूत संरचना, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं करना है, आप जो भी कानून बनाना है बनाइए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाइए। हमने संविधान इतने मुश्किल से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लेके बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि एक मूलभूत ढांचा है जो खराब नहीं होना चाहिए, उसको आप खराब नहीं करेंगे, एक बेसिक फीचर है। हालांकि बेसिक फीचर की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। कुछ अभी 20 फीचर्स हैं जिनको उन्होंने बेसिक और असेंशियल फीचर्स में ले दिया है, लिख दिया है। समय समय पे इसमें एड ऑन होते रहते हैं जहां जहां सुप्रीम कोर्ट को समझ में आता है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा संविधान है तो हर एक व्यक्ति उसको अलग तरीके से लेता है। तो जैसे जैसे इनको समझ में आता है वैसे वैसे चीजें होती लगती है। लेकिन एक मिनर्वा मिल्क केस था, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसके बाद, और एक केशव नंद भारती केस था, उसके बाद ही बेसिक स्ट्रक्चर की बात भारत में की गई है। इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे कि देखिए इमरजेंसी, अभी शायद एक मूवी भी आने वाली है ना, मैं मूवी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि इमरजेंसी प्रोविजंस, उसमें भी आप लोगों को थोड़ा देखने के लिए मिलेगा। इमरजेंसी से एकदम से लोगों को इंदिरा गांधी जी की ध्यान आ जाता है, तो बस पार्ट याद रखेंगे, पार्ट 15 में है। 3 आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 352, चार चार का गैप से याद रखिएगा, 356 और 360, ये 3 आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। और इन 3 आर्टिकल्स, ये वाली जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल की है, इंटरनल एग्रेशन वाली, एक्सटर्नल एग्रेशन वाली है, एक्सटर्नल एग्रेशन वाली है, प्रेसिडेंट रूल जब लग जाता है उसकी है, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगाई गई है, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है, तो आज तक नहीं लगी, ये ध्यान रखेंगे, है ना। और देखिए प्रेसिडेंशियल रूल हर एक स्टेट में अलग अलग टाइम पे लगा हुआ है, तो अपने स्टेट वाला, अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो स्टेट वाला ध्यान रखिए कि आपकी स्टेट में कब कब प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है, उस दौरान जो हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, उस दौरान गवर्नर कौन थे, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे अपनी अपनी स्टेट वाइज, बस दैट्स इट। तो इमरजेंसी का मतलब ये क्या होता है कि देखिए कभी वो होता है एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण होता है, कभी प्रेसिडेंट को समझ में आता है कि यहाँ का काम अच्छे से नहीं चल रहा, तो वो कार्यभार अपने ऊपर ले लेता है कि हम ही काम करेंगे, अपने ऊपर ले लेता है, मतलब गवर्नर फिर उनके बिहाफ में काम करता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक फीचर है हमारे संविधान का। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय 1 साल पहले ही 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, है ना। और वर्ल्ड वॉर 2 होने का एक महत्वपूर्ण कारण इमरजेंसी ही था। हिटलर ने इमरजेंसी का उपयोग करा था, तब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था।
तो कहीं ना कहीं जब संविधान निर्माताओं को ऐसा लग रहा था कि अभी अभी तो इसके कारण वर्ल्ड वॉर हुआ है तो हमको रखना चाहिए कि नहीं, तो वो एक असमंजस की स्थिति, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, भारत में नहीं होगी ऐसी चीज, तो हम रख लेते हैं इसको, तो उन्होंने इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ पर रखे। फिर 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि हमने अभी पढ़ा हुआ था कि एक हमारे पास ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन के नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और अब हमने नया कंसेप्ट डाली है जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, है ना। हालांकि ये स्टेट का सब पार्ट है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सब पार्ट है लोकल गवर्नमेंट। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से लेके आए हम इसको। तो ये लोकल बॉडीज हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कौन कौन सी दो, एक है हमारा पंचायती राज या पंचायती इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा है हमारे पास म्यूनिसिपालिटी, ठीक है ना। तो ये सारे दो फीचर्स, ये 73rd और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये गांधी जी का जो ड्रीम था कि हमको विलेजेस को फुलफिल करना हुआ है, और ग्रास रूट लेवल जिसकी हमने पिछली बार भी बात करी थी, उससे ही निकल कर आया है। तो 3 टियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ है, ठीक है। ये सारे हमारे प्रोविजंस हो गए हैं, ये हमारे बेसिक फीचर्स हो गए, जो जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके साथ क्रिटिसिज्म, अब भाई ये बहुत अच्छी चीज हो रही है तो क्रिटिसाइज तो करेंगे लोग, तो हम क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बोला गया है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो हमने पहली बार नहीं सुना है, हम बार बार सुन रहे हैं कि बोरोड है, बोरोड है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बोरोड है। बोरोड क्यों है, किस सेंस में है, अच्छी चीजों को लेना। हाँ, हर व्यक्ति बोरो करता है ना, अच्छी चीज को ही बोरो करता है ना, गंदी चीज को तो हम बोरो कर नहीं रहे, हम अच्छे अच्छे फीचर्स को बोरो कर रहे हैं। और जब ऑलरेडी इतना टाइम लगा चुके हैं लोग अपना संविधान बनाने में, और उससे कुछ अच्छी चीज निकाल चुके हैं, तो वो चीज अडॉप्ट करने में कौन सी परेशानी है। तो हमने काम को आसान बनाया है, अभी 2 वर्ष का टाइम लगा था, अब और ज्यादा टाइम लग जाता तो क्या करते हम, है ना। इसलिए हमने, ठीक है आप क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज करी, लेकिन ये तो फैक्ट है तो फैक्ट है। दूसरी बात, इसको बोला गया अन इंडियन था। अब इसे अन इंडियन इसलिए बोला गया, एक्चुअली में क्या होता है कि जितने भी लीगल टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज की गई हैं तो वो ब्रिटिशर्स को ध्यान में रखकर ही यूज की गई हैं। एक्चुअली में उस समय पे लीगल स्टडीज की जो भी पढ़ाई होती थी वो ब्रिटेन में ज्यादातर होती थी। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा था कि ब्रिटेन वाले लोगों से ज्यादा मिला जुला है, इंडियंस के रिलेटेड नहीं है। लेकिन फीचर्स तो हमने इंडियंस के लिए ही अडॉप्ट किए हैं ना। तो आप कैसे बोल सकते हो अन इंडियन है, हमने लोकल गवर्नमेंट भी, अब खैर वो तो हमने बाद में एड ऑन किया, लेकिन उसकी चर्चा हमने डीपीएसपी में पहले ही कर दी थी, डीपीएसपी में। तो कहीं ना कहीं आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि अन इंडियन है, हमने माइनॉरिटीज की बात पहले क्यों करी, दूसरे देशों में तो माइनॉरिटीज की बात नहीं होती है, ये इंडियन ही है, लेकिन लोग क्रिटिसाइज इस तरह से करते हैं। दूसरे एक बोला गया है इसको अन गांधीयन। एक्चुअली में उस समय पे संविधान सभा में गांधी जी को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो बहुत सारे भक्त बोल सकती हूँ मैं, वो ऐसे थे, उन्होंने कहा कि नहीं अन गांधीयन है। लेकिन हमने गांधी जी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है डीपीएसपी में, कि डीपीएसपी में एक आइडियोलॉजी, गांधीयन आइडियोलॉजी वाला भी एक, मतलब जो तीन उसमें बांटा हुआ है ना, उसमें एक गांधीयन वाला भी है। उसमें सारी हमने चीजें रखी हुई, पंचायती राज उसी में तो रखा है हमने। तो आप कैसे बोल सकते हो अन गांधीयन है। उसके बाद इसको बोला एलिफेंटाइन साइज का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, भाई ये पढ़ने थोड़ी ना बैठना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन इसलिए किया गया है कि मतलब लोगों के हितों की बात करी जाए ना, वो काम सुप्रीम कोर्ट का है पढ़ने का, वो काम लॉयर्स का है पढ़ने का, हर एक व्यक्ति को थोड़ी ना बोलते कि आप संविधान पढ़ो। हम भी जितना पढ़ते हैं, हम केवल एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ते हैं ना, हम थोड़ा सा एक एक लाइन पढ़ रहे हैं उसका, तो फिर इससे भी परेशानी है लोगों को, बताइए। उसके बाद आता है हमारे पास लॉयर्स पैराडाइज। अब लॉ की चीज है, लीगल स्टडीज की चीज है, तो वो लॉयर्स के टर्म्स में ही तो लिखी होगी। हम आपकी बोलचाल भाषा में नहीं लिखा रहता है उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक पैरा, एक एक आप देखिएगा, वो जो लॉयर्स की बुक वगैरह होती है ना, वो थोड़े अलग ही उसमें, अलग ही फॉर्मेट में रहती है। तो वो उनके हिसाब से समझने के लिए है ना, हमको आपको जब पढ़ना ही नहीं है उतना डिटेल में, तो हर एक मतलब जिसकी फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल लिखा हुआ है, फिर उसका सब क्लॉज लिखा हुआ है, फिर उसका भी सब क्लॉज लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, तो हमें समझने की आवश्यकता नहीं, जिसको समझना है उनके लिए पर्याप्त है। इसलिए बोला है कि लॉयर्स पैराडाइज है, हर एक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, हर एक व्यक्ति के पढ़ने के लिए भी नहीं है, हर एक व्यक्ति की रक्षा करने, मतलब उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है। आप कोर्ट जा सकते हो, आपको जो जो हमने सुविधाएं प्रोवाइड करी है वो करवा लो,
लेकिन आप बिल्कुल ऐसा बोलो कि आपको बिल्कुल ही रट लेना है, आप संविधान नहीं कर सकते आप ऐसा, है ना। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो क्रिटिसिज्म में अच्छी भी नहीं है, तो बट फिर भी क्रिटिसाइज तो किया है लोगों ने। तो हमारा संविधान आप ऐसे मान के चलिए बहुत अच्छा संविधान है, हमारे देश में लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बने और 3-4 साल में फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, बहुत सारे देश ऐसे हैं ना। आप नेपाल की बात कर लो, आप ये पाकिस्तान की बात कर लो, यहाँ पे 3-4 बार बन चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ जब से बना हुआ है तब से बना हुआ है और एज इट इज है। बहुत हमने अमेंडमेंट्स भी किए हैं, तो इतने ज्यादा नहीं किए हैं कि हमारे हर एक दूसरे दिन अमेंडमेंट करें, ऐसा नहीं हो रहा है। जो बहुत जरूरी है, जो बहुत जरूरी समझ में आ रहा है, हमने उसमें ही संशोधन यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है खत्म। थैंक यू सो मच। होप आप लोगों को लेक्चर बहुत पसंद आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।